आज का पहला क्लास हम लोग का रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य का शुरुआत कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, तो वो हम लोग मध्यकालीन के इतिहास में पढ़ते हैं। यानी आधा मुगल साम्राज्य आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे और आधा जो है मुगल साम्राज्य आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का क्लास जो हम लोग का रहेगा, पहला क्लास है मुगल साम्राज्य का पतन। पतन का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना। तो हम लोग यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ रहे हैं, यानी मुगल साम्राज्य कैसे खत्म हुआ उनके बारे में जानेंगे और इनसे जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन जो है उसमें टोटल 9 शासक आता है और उनसे जो कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है तब से मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म होने के कगार में चलने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गया। औरंगजेब के बाद जो है कोई एक आदमी ही उत्तराधिकार बनेगा, लेकिन औरंगजेब को जो है 3 पुत्र रहता है। 3 पुत्र में कोई एक ही सिंहासन पर बैठेगा, दिल्ली के राजगद्दी पर कोई एक ही बैठेगा, तो उनके 3 पुत्र होते हैं। तो तीनों में क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। इनके 3 जो बेटे हैं, सबसे जो बड़ा बेटा है वह मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और सबसे छोटा मोहम्मद कामबख्श। मोहम्मद जो है, जब औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद जो मुअज्जम है वो अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान कहाँ पे है ये आपको पता होगा। देखिए, उसने क्या किया, मुअज्जम उसने लाहौर के निकट जो है बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवा लिया, क्योंकि कोई अब दिक्कत नहीं था, क्योंकि इनका पिता क्या हुआ, मर गया था और ये सबसे बड़ा बेटा था। ये अपने मनमर्जी से लाहौर के निकट आया और बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवा लिया, इसलिए इसको हम लोग बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, दिल्ली के राज पे तो अभी बैठा नहीं है, दिल्ली के राज पे जब बैठेगा तब ये क्या हो जाएगा, मुगल साम्राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके 3 पुत्र, क्या करता है कि मोहम्मद आजम यानी बहादुर शाह क्या करता है, जजाऊ के युद्ध में आजम को मार डालता है। आपको याद रखने का तरीका यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी जो है इस तरह से रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं। जजाऊ के युद्ध में आजम को मार डालता है और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डालता है। कौन, बहादुर शाह। तो इस तरह से दोनों पुत्रों को जो है, दोनों भाइयों को मार देता है। तो इस तरह से यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए, बहादुर शाह जो है टोटल 5 साल यहाँ पे इन्होंने राज सिंहासन पर बैठा रहा, 5 साल राज किया। और यह जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु 65 वर्ष की थी, मतलब काफ़ी बूढ़ा हुआ होगा। देखिए, जैसे ये राजगद्दी पर जो बैठा था उसने क्या किया, मराठा और राजपूतों के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। ये जब राजगद्दी पर बैठा तो मराठा के जो लोग थे, राजपूतों से जो लोग थे, उनसे जो है मित्रतापूर्ण रहने लगे। इनके जो पूर्वज थे, यानी औरंगजेब क्या करता था, इन दोनों से नहीं बनता था। औरंगजेब की जो है इन दोनों से नहीं बनता था। उस औरंगजेब ही देखिए, यहाँ पे एक मराठा नेता साहू जो है संभाजी का ये पुत्र है। साहू कौन है, तो संभाजी का पुत्र है। इनको क्या करके रखता है, कैद करके रखता है। लेकिन यह जैसे राजगद्दी पर बैठता है बहादुर शाह और इसको आज़ाद कर देता है, मुगल कैद से आज़ाद कर देता है। किसको, मराठा नेता साहू को। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किस मुगल साम्राज्य ने मराठा नेता साहू को आज़ाद कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। बहादुर शाह के दरबार में कैसा मंडल आया, डच प्रतिनिधि मंडल आया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इतिहासकार खफी खान ने क्या किया, इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से भी पुकारा है। शाह ए बेखबर के नाम से किसको पुकारा है, तो बहादुर शाह को पुकारा है। कौन पुकारा है, उस इतिहासकार का नाम क्या है, तो खफी खां है उस इतिहासकार का नाम। अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जहांदार शाह जो है वो 1712 से 1713 ईस्वी तक, यानी 1 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है ना। तो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लीजिए। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। जहांदार शाह जो है किसकी मदद से सिंहासन पर बैठा, तो जुल्फिकार खां की मदद से बैठा। और जुल्फिकार खां को क्या किया, उसने अपना वजीर नियुक्त कर दिया, यानी वजीर बना दिया। वजीर का मतलब होता है उच्च अधिकारी, वहाँ राज सिंहासन में उच्च अधिकारी होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे वजीर बोलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, लेकिन राजा अजीत सिंह को किसकी उपाधि थी, तो महाराजा की उपाधि थी।
राजा जय सिंह को किसकी उपाधि दी? तो मिर्जा राजा की। लेकिन राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इनको सूबेदार बनाया। मालवा का सूबेदार किनको बनाया? तो राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया, लेकिन राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि गुजरात का सूबेदार किनको बनाया? तो राजा अजीत सिंह को बनाया। तो कौन बनाया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहांदार शाह हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, जहांदार शाह ने जजिया कर जो है वह बंद करा दिया। क्या किया? पहले से जो है पहले से ही जजिया कर लगा हुआ था, लेकिन जहांदार जो है यहाँ पे जजिया कर बंद कर देता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है वो किस प्रेमिका से काफी ज्यादा प्रभावित था? जहांदार शाह अपनी प्रेमिका से प्रभावित था, उस प्रेमिका का नाम बताइए। तो उस प्रेमिका का नाम है लाल कुंवर। लाल कुंवर प्रेमिका से काफी ज्यादा प्रभावित था जहांदार शाह। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को क्या किया? मार डाला। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को मार डालता है। तो फर्रुखसियर यहाँ पे अब अगला राजा बनेगा। फर्रुखसियर क्या होगा? अब अगला राजा बनेगा, क्योंकि जहांदार शाह को मार डालता है। सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी। किसकी सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी फर्रुखसियर? तो सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं का मतलब होता है राजा जो बनाता है। जैसे कोई राजा अगर मान के चलिए अचानक मर गया हो, तो किसको राजा बनाना है? तो वो काम करता है सैयद बंधु। उन्हीं को हम लोग यहाँ पे सैयद बंधु कहते हैं। तो जहांदार शाह को मार दिया इन्हीं की मदद से, सैयद बंधुओं की मदद से। कब? तो 1713 ईस्वी में। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जहांदार शाह के लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को लोग क्या कहते थे? लापरवाह कहते थे और लंपट मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने 1 वर्ष ही यहाँ पे शासन किया। इनकी वजह से इनको लंपट मूर्ख लापरवाह कहता था। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो अगला सम्राट यहाँ पे कौन बनेगा? फर्रुखसियर बन जाएगा। फर्रुखसियर जो है यहाँ पे टोटल 6 वर्ष शासन करता है, 1713 से 1719 ईस्वी तक। तो फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला, क्योंकि सैयद बंधुओं की सहायता से ही यह सिंहासन पर बैठा है ना। तो सैयद बंधुओं का नाम भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। सैयद बंधुओं का नाम याद रखना, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। 2 सैयद बंधु हैं और ये निरीप निर्माता कहलाए, यानी किंग मेकर कहलाया। कौन कौन? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दिया गया। बंदा बहादुर को कब फांसी दिया गया? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ही बंदा बहादुर को फांसी दिया गया। ये सिख नेता थे, ठीक ना। अगला यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट है, जॉन शोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में आया फर्रुखसियर के काल में। और किसके नेतृत्व में आया था? तो जॉन शोरमन के नेतृत्व में आया था। और इसी दल में एक चिकित्सक आता है, एक डॉक्टर आता है, जिनका नाम होता है हैमिल्टन। उस डॉक्टर का नाम, उस चिकित्सक का नाम क्या था? हैमिल्टन था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। तो बादशाह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनसे जो है फर्रुखसियर से व्यापार करने के लिए आदेश ले लिया, यानी शाही फरमान जारी करवा लिया। तब वो अपनी फैक्ट्री वहाँ पे भारत देश में लगा सकता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जिसे कंपनी का क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे है, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि इनकी ही मदद से यह बना था। तो इनसे पहले ही क्या किया सैयद बंधुओं ने? पेशवा से दिल्ली संधि करके फर्रुखसियर को ही मरवा देता है। फर्रुखसियर को क्या करवा यहाँ फर्रुखसियर को क्या करवा दिया? तो मरवा देता है यहाँ पे, है ना। फर्रुखसियर मारना चाहता है सैयद बंधुओं को, लेकिन सैयद बंधु बड़ा चालाक निकला। उन्होंने क्या किया? दिल्ली की संधि कर लेता है। किन से? पेशवा से संधि कर लेता है दिल्ली से, और वह फर्रुखसियर को ही अंधा करा के मार देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियो फिर से देखना, ठीक ना। उसके बाद अपनी बुक को पढ़ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। सैयद बंधुओं ने किसको अब मुगल सम्राट बनाया? तो रफ़ी उद दरजात को बनाया। यह सबसे कम समय तक यहाँ पे शासन करता है, जो 28 फरवरी से 6 जून। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस मुगल साम्राज्य ने काफ़ी कम समय तक जो है सिंहासन पर बैठा रहा? तो रफ़ी उद दरजात। और इसको राजा कौन बनवाया? तो यहाँ पे सैयद बंधुओं ने बनवाया है, ठीक ना।
अगला है जब रफ़ी उद दरजात की मृत्यु हो जाती है, यानी इसको कोनो मतलब बीमारी हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, मर जाता है। इनके बाद जो है रफ़ी उद्दौला, उसका नाम है रफ़ी उद्दौला, शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सम्राट बना। जब ये मर जाता है रफ़ी उद्दौला तो आगे कौन बनता है, फिर बनता है रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ। इनको किसकी उपाधि मिलता है, तो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि मिलता है और यह मुगल बादशाह बन जाता है। इनको भी सैयद बंधु बनाता है ना, और यह भी काफ़ी कम समय तक रहता है, 6 जून से 17 दिसंबर तक रहा है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण इनको घृणित कायर भी कहा जाता है। तो घृणित कायर किन बादशाह को कहा जाता है, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे जो है मोहम्मद शाह के बारे में आप जानेंगे, फर्रुखसियर के बारे में बस उतना ही जानना था। अगला शासक जो मोहम्मद शाह को आप रोशन अख्तर भी बोलते हैं, ये 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी अब इनके बाद जो है जजिया कर मुगल साम्राज्य के शासक नहीं लगाया, यानी अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया जजिया कर। कौन, तो मोहम्मद शाह। तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया, तो किस मुगल शासक ने किया, तो भाई यहाँ पे मोहम्मद शाह ने किया। अगला पॉइंट यहाँ पे है मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं की हत्या कौन करवाई, तो मोहम्मद शाह ने करवा दिया। किन के नेतृत्व में, निजामुल मुल्क के नेतृत्व में। कब करवाया, तो 1722 ईस्वी में। जो राजा बनाते थे अपने मनमर्जी से उन्हीं को मरवा दिया। कौन, मोहम्मद शाह मरवा देता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे निजामुल मुल्क चिनकिलिज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली, यानी हैदराबाद में ये अपने वंश जो है आसफ जाही वंश का क्या किया, नींव डाला, यानी ये संस्थापक रहा। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसी के काल में अवध को आज़ाद कर लिया। कौन, सआदत खां। बंगाल को आज़ाद कर लिया मुर्शिद कुली खां। भरतपुर मथुरा को आज़ाद किया बंदन से। गंगा यमुना दो को अलग कर लिया, यानी स्वतंत्र कर लिया रुहेल। तथा फर्रुखाबाद में बगंस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की, यानी मुगल साम्राज्य से ये सब सारे जो क्षेत्र हैं, ये सब सारे जो प्रांत हैं उनको अलग कर लिया, यानी स्वतंत्र कर लिया, यानी अपनी सत्ता इन्होंने तैयार किया। यानी मुगल साम्राज्य का कोई भी यहाँ पे कानून नहीं चलेगा और उनको कोई भी कर नहीं मिलेगा, ये चीज़ हुआ। इस प्रकार से देखिएगा आप यहाँ पे खत्म होते जा रहा है मुगल साम्राज्य। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो शासक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पे सारे क्षेत्र अलग अलग होने लगते हैं और मुगल साम्राज्य जो है यहाँ से शुरू हो जाता है खत्म होना। देखिए ये सब घटना होने के बावजूद भी, यानी सब प्रांत अलग अलग हो गया, अब तो कमज़ोर पड़ गया यहाँ पे मोहम्मद शाह, उसका साम्राज्य क्या हो गया, कमज़ोर पड़ेगा ही। तो नादिर शाह को ये बात पता चल गया कि मुगल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए। तभी मोहम्मद शाह था, तो नादिर शाह क्या किया, वो भारत पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पे लिखा गया है 1739 में नादिर शाह जो है वह भारत पर आक्रमण कर देता है। नादिर शाह फारस के शासक थे। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि नादिर शाह जो है वह भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में किया। जब यह आक्रमण किया तो युद्ध हो गया। तो युद्ध किन के बीच होगा, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच होगा। उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, तो करनाल के नाम से जानते हैं। उस युद्ध का नाम है करनाल का युद्ध। कब हुआ, 13 फरवरी 1739 ईस्वी में यह युद्ध होता है। नादिर शाह जो है वो किसके उकसाने पर आया था, ये जो है अवध के नवाब जो सआदत खां था, सआदत खां जो अवध को स्वतंत्र किया था, उन्हीं को नवाब बोलते हैं, उन्हीं के उकसाने पर आया था। इसलिए नादिर शाह यहाँ पे भारत पे आके आक्रमण किया। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। यानी नादिर शाह जो है मुगल साम्राज्य में अटैक किया था ही, साथ साथ अवध से क्या बोला, हमको पैसा दो, धन दो, इन वजह से क्या आत्महत्या कर लिया। तो सआदत खां यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है, ठीक ना। अगला पॉइंट है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। यहाँ पे कोनो राजनैतिक सत्ता नहीं लाना था इनको, सिर्फ क्या था, धन लूटना था। वो अपने 7 तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, 7 कोहिनूर हीरा लेके वापस चल दिया अपना देश, यानी
फारस चल दिया। आक्रमण किया तो कौन कौन सब चीज़ लेके गया? तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, यानी मयूर सिंहासन का मतलब कि दोनों साइड मोर होता है और बीच में राजा बैठता है, उन्हीं को हम लोग मयूर सिंहासन बोलते हैं। और साथ देखिए यहाँ पे कोहिनूर हीरा लेके चल जाता है, ठीक ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे है मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला किसको कहते हैं? ओ सॉरी, यहाँ पे विलासपूर्ण का मतलब क्या होता है? विलासपूर्ण का मतलब होता है जो स्त्री के प्रति अधिक रुझान रखता है, स्त्री के बीच में अधिक समय बिताता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विलासपूर्ण कहते हैं। वही टाइप का था कौन? मोहम्मद शाह, इसीलिए यहाँ पे इसको रंगीला कहा जाता है। अधिक स्त्री के प्रति रुझान रखने वाला बादशाह मोहम्मद शाह था, इसलिए इसको यहाँ पे रंगीला कहा जाता है, ठीक है। अगला, ये एग्जाम में काफ़ी और पूछा गया है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को यहाँ पे रंगीला बादशाह कहा जाएगा, ठीक है। अगला शासक यहाँ पे आ जाता है अहमद शाह। अहमद शाह यहाँ पे जो है 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट उनको भी देख लीजिए। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया, पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। अवध के जो सूबेदार जो थे सफदरजंग, इसने अपने साम्राज्य में अपने साम्राज्य के काल में वजीर नियुक्त कर दिया, किनको? सफदरजंग को। अगला पॉइंट यहाँ पे है क्या है? अहमद शाह के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली फिर कौन अटैक करता है भारत में? एक तो खुद ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ ही गया है, फिर यहाँ पे देखिए अहमद शाह अब्दाली जो है फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह के बाद फिर आ जाता है यहाँ पे अब्दाली। आपको यहाँ पे याद हो जाएगा जल्दी। यहाँ पे देखिए अहमद शाह कौन है? यहाँ का शासक है। अटैक कौन किया भारत पे? आक्रमण कौन किया? अहमद शाह अब्दाली। नाम याद हो जाएगा आपको, एक है अहमद शाह, दूसरा है अहमद शाह अब्दाली, उन्हीं के नाम से, तो आपको याद हो जाएगा। तो अहमद शाह के शासन काल में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है अब्दाली को। अगला पॉइंट है अहमद शाह के समय अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कब से कब? तो 1748 से 1754 के बीच इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, टोटल 5 बार। इन्होंने कुल कितने बार भारत पर आक्रमण किया? तो भाई इन्होंने टोटल 7 बार आक्रमण किया। अब्दाली ने भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण किया? तो 7 बार इन्होंने आक्रमण किया। अगला शासक है यहाँ पे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। किनकी मदद से बना? तो वजीर इमाद की मदद से आलमगीर द्वितीय जो है मुगल का क्या बना? बादशाह बना। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वजीर इमाद की मदद से आलमगीर द्वितीय जो है मुगल का बादशाह बना। चलिए अगला शासक यहाँ पे है शाह आलम द्वितीय। यह 1759 से 1806 ईस्वी तक राज्य करता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध हुआ। तो पहला बात आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ वह कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ये एग्जाम में पूछा जाता है किसके काल में हुआ, यानी किस मुगल साम्राज्य के काल में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किनके बीच होता है भाई? तो बक्सर के युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सेना जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना को भी पराजित कर देता है, अवध के सेना को भी पराजित कर देता है और बंगाल के सेना को भी यह पराजित कर देता है, अंग्रेजी सेना, ठीक ना। क्योंकि सब अलग अलग है इसलिए यहाँ पे अंग्रेजी सेना इनकी फ़ायदा उठाकर सबको हरा देता है। अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, इस पराजय के साथ साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। जब इन्होंने हार मान ली तो क्या किया भाई? इलाहाबाद की संधि कर ली। मतलब युद्ध रोकने के लिए किसी चीज़ का संधि किया जाता है, अगर आप संधि कर लेते हैं तो वह युद्ध जो है वह रुक जाएगा, इसलिए यहाँ पे इलाहाबाद की संधि किया, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 1762
ईस्वी तक 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। अगला पॉइंट है, मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। यानी यहाँ पे देखिए आप, शाह आलम द्वितीय जो है वह हार गया था, इलाहाबाद की संधि करके क्या किया, हार गया। लेकिन मराठा के सरदार महादजी जो है फिर से दोबारा इसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल सिंहासन पर किन साम्राज्य को दोबारा बैठाया गया। तो शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया। कौन बैठाया, तो यहाँ पे मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने इनको दोबारा दिल्ली के शासक पर बैठाया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। अगला पॉइंट है, शाह आलम II के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। पानीपत की लड़ाई कब हुआ, तो 1761 ईस्वी में हुआ। किस मुगल सम्राट के काल में हुआ, शाह आलम II के काल में हुआ। किनके बीच हुआ, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम जो है अली गौहर है। शाह आलम द्वितीय का जो मूल नाम है, असली नाम है अली गौहर है। तो इनको भी आपको याद रखना है। इनके समय में जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कब किया, तो 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने किया, तो जनरल नेक ने किया। किनको पराजित करके किया, तो दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है। अगला पॉइंट है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो देखिए, इस पॉइंट को आप पढ़िए। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। यानी अंग्रेजों की मर्जी से कौन मुगल साम्राज्य बना, यानी मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना अंग्रेजों की मनमर्जी से, तो अकबर द्वितीय यहाँ पे अंग्रेजों की मर्जी से मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है और वह राज करने लगता है। उसने राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी, तो भाई राजा की उपाधि दी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने यहाँ पे राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। चलिए अब ये है हमारा लास्ट पॉइंट। सबसे अंतिम पॉइंट जो है यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय आ जाएगा। यानी इनके बाद जो है मुगल साम्राज्य पूरी के पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अंतिम मुगल बादशाह रहा, ठीक ना। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता है। यानी आप इनको बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जफर। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है किस शासक को जफर कहा जाता है, तो भाई बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है, जो अंतिम साम्राज्य बना रहा मुगल सम्राट का। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया। और साथ साथ वहाँ पे जो है 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनता है, यानी उनके मर्जी से बादशाह बनता है। लेकिन क्या करता है, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे यह विद्रोह करता है। मंगल पांडे का साथ दे देता है कौन, बहादुर शाह द्वितीय। और उन्हीं की वजह से यहाँ पे अंग्रेजी सरकार को गुस्सा आ जाता है और वह उनको रंगून भेज देता है, जहाँ पे उनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो भाई उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इसमें सुधार किया जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।